सुबह का वक्त होता है। माधव ठेले पर मिट्टी के घड़े लेकर गांव से गुजर रहा होता है। घड़े ले लो, घड़े ले लो, माधव के मजबूत और सेहतमंद घड़े ले लो। इस घड़े का पानी पीने से आदमी स्वस्थ और तंदुरुस्त रहता है। घड़े ले लो। माधव इतना कह ही रहा होता है कि वहाँ गांव वालों की भीड़ लग जाती है। अरे देखो भैया, माधव अपने टूटे फूटे घड़े लेकर फिर से गांव वालों को बेवकूफ बनाने आ गया। देखो भाई सब लोग। सच में। अरे माधव, तुम्हें बिल्कुल भी शर्म वरम नहीं आती है क्या? अपने ये बेकार और कमजोर घड़े क्यों हम गांव वालों के पल्ले बांधने चले आते हो भाई? नहीं 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 नहीं, मैं सच कह रहा हूँ। ये घड़े बहुत ही मजबूत हैं और बहुत अच्छे हैं। मैंने इस बार बहुत ही काली मिट्टी से घड़े बनवाए हैं। इस बार घड़े जल्दी नहीं टूटेंगे। अच्छा चल देखते हैं, मैं भी तो देखूं कैसे नहीं टूटते हैं। एक गांव वाला ठेले से एक घड़ा उठाकर जमीन पर पटक देता है। 2 घड़े पटक दिए, दोनों टूट के चकनाचूर हो गए। धे ससुरा, कोनो काम के नहीं तेरा घड़ा। चल निकल यहाँ से। बड़ा आया फर्जी घड़ा बेचने वाला। अरे अब आप इस तरह से तोड़ोगे तो सारे मिट्टी के घड़े टूट जाएंगे। हाँ, लोहे के घड़े थोड़े न हैं। आपने देखिए ठीक नहीं किया है। मैंने बहुत ही मेहनत से घड़े बनाए थे, उठा के पटक दिया। ये कौन सी बात होती है? अरे तुम्हारे घड़े तो पहले भी हम ले गए थे, वो टूट गए थे। नहीं तो चल जा यहाँ से। नौटंकी बताता है, निकल। सारे गांव वाले मिलकर माधव के सारे मिट्टी के घड़े तोड़ देते हैं। माधव उन टूटे हुए घड़ों के सामने बैठकर फूट फूट कर रोने लगता है। हे भगवान, मैं इतनी मेहनत करता हूँ फिर भी गांव वालों को मेरे घड़े पसंद नहीं आते। और आज तो 1 भी रुपए की कमाई नहीं हुई। मैं घर कैसे जाऊं? कैसे? अपनी बेटी संध्या को 2 वक्त की रोटी भी नहीं खिला पाऊंगा। मैं कैसा नालायक पिता हूँ। माधव रोते हुए अपने सारे टूटे हुए घड़े उठाकर घर की तरफ जाने लगा। वहीं दूर एक पेड़ के पीछे छिपकर एक बूढ़ी औरत ये सारा दृश्य देख रही होती है और मुस्कुराने लगती है। बहुत जल्दी तुम्हारी किस्मत चमकने वाली है। बुढ़िया ऐसे ही हंसते हुए वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही दिन बीत जाता है और रात हो जाती है। माधव वो सारे फूटे हुए घड़े लेकर घर के आंगन में रखकर वहीं चुपचाप बैठ गया। तभी आसमान में एक काला कौवा उड़कर उन टूटे हुए घड़ों का चक्कर लगाने लगा। तभी घर के अंदर से संध्या बाहर निकली। पिताजी, क्या हो गया? आज आप फिर सिर पर हाथ रखकर क्यों बैठे हैं? और ये सारे घड़े कैसे टूट गए? बेटी, मैं क्या करूं? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आता। मैं कैसा नालायक पिता हूं कि तुम्हारी खुशी के लिए कुछ कर ही नहीं पाता। देखो, आज भी सारे घड़े टूट गए और गांव वालों ने वही किया जो रोज करते हैं। क्या करें? तभी संध्या की नजर आसमान में उड़ रहे काले कौवे पर पड़ी। ये क्या पिताजी? ये तो काला कौवा है, पर इसकी आंखें इतनी नीली क्यों है? और ये हमारे टूटे हुए घड़ों के ऊपर क्यों मंडरा रहा है? बेटी, जब गांव वाले ही मजाक उड़ाए और किस्मत भी हमारा साथ छोड़ देना। अरे बेटी, जब गांव वाले ही मजाक उड़ाए और किस्मत भी साथ छोड़ दे तो ये तो पशु पक्षी हैं। इसमें इन बेचारों की क्या गलती है? माधव उदास होकर घर के अंदर चला गया। पूरी रात फिक्र में माधव करवटें बदलता रहा। तभी आधी रात होते ही उसके दरवाजे पर दस्तक हुई। अब भला इतनी रात को कौन आ सकता है? चलो चल कर देखता हूँ। माधव जैसे ही घर के बाहर आता है, देखता है कि एक बूढ़ी औरत नकाब पहने घने जंगलों की तरफ जा रही होती है। हैं? ये कौन थी जो घर का दरवाजा पीटकर खुद ही घने जंगल की तरफ जा रही है? चलो इसके पीछे जाकर देखता हूँ। माधव
उस बूढ़ी औरत का पीछा करने लगा और वो बूढ़ी औरत चलते चलते एक झोपड़ी में पहुंच गई। माधव पीछे से उसकी झोपड़ी में जाता है। मने कि तुम हो कौन और आधी रात को मेरे घर का दरवाजा काहे पीट रही थी? बूढ़ी औरत उसकी तरफ घूमती है। आखिर तुम आ ही गए। मैं कब से इसी पल का इंतजार कर रही थी। लेकिन काहे भाई, तुम मेरा इंतजार काहे कर रही थी? मेरी फूटी किस्मत का तो हर कोई सिर्फ मजाक उड़ाने के लिए इस्तेमाल करता है। तुम मजाक उड़ाने के लिए रात को यहाँ बुलाई हो का हमको? हैं? मैं तुम्हें तुम्हारी नेकी और ईमानदारी का फल दूंगी। बूढ़ी औरत एक पुराना मिट्टी का घड़ा माधव को देकर सिर्फ इतना कहती है, ये घड़ा तुम्हारा नहीं, तुम्हें चुना गया है। लेकिन याद रखना, इसे कभी काले कुएं के पास मत ले जाना। और हाँ, अब तुम जो भी बर्तन बनाना, इस घड़े के अंदर की मिट्टी रखकर उसी मिट्टी से बर्तन बनाना। देखना तुम्हारी किस्मत कैसे बदलती है। सही बताएं, हमें कुछ हो समझ में नहीं आ रहा अम्मा। एक पुराना सा घड़ा काहे दे रही हो हमको, और इसके अंदर ऐसा क्या खास है कि तुम मुझे इसे उस कुएं के पास ले जाने से मना कर रही हो? बेटे, हर चीज का वक्त होता है और सही वक्त आने पर तुम्हें सब चीजों का जवाब मिल जाएगा। अब जाओ। माधव उस घड़े को लेकर जैसे ही झोपड़ी से बाहर निकलता है, अचानक एक तेज रोशनी के साथ वो झोपड़ी वहाँ से गायब हो जाती है। इसे देखते ही माधव के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। हैं? अरे, ये कैसे हो गया? आखिर ये झोपड़ी कहाँ गायब हो सकती है? यानी कि वो अम्मा कोई साधारण अम्मा नहीं थी। पर अब इस घड़े के अंदर मिट्टी कहाँ से लाऊं? माधव परेशान होकर जमीन से ही थोड़ी सी मिट्टी उठाकर उस घड़े में रख लेता है। फिर वो उस घड़े को लेकर अपने घर के अंदर आ जाता है और उसे रखकर बिस्तर पर लेट जाता है। पता नहीं अब उस मिट्टी से क्या चमत्कार होने वाले हैं। चलो, अब सुबह होने का इंतजार करता हूँ। माधव जाकर सो जाता है और रात बीत जाती है। अगली सुबह होते ही उस घड़े में रखी हुई मिट्टी चमकने लगती है। ये क्या? अरे, मैंने तो इस घड़े में साधारण मिट्टी डाली थी, पर ये मिट्टी तो चमक रही है जैसे कि कोई बेशकीमती मिट्टी बन गई हो। पर ऐसा कैसे हो सकता है? चलो एक काम करता हूँ, इसी मिट्टी से घड़ा बनाकर देखता हूँ। शायद आज मेरी फूटी किस्मत खुल जाए। माधव जैसे ही उस चमकीली मिट्टी को लेकर जाने लगता है, संध्या की नजर उस मिट्टी पर पड़ती है। पिताजी, ये मिट्टी इतनी चमक क्यों रही है? और ये घड़ा आज से पहले तो मैंने नहीं देखा। आखिर ये घड़ा कैसा है? बेटी, सही बताऊं, ये तो हमको भी नहीं पता, लेकिन ये बात कह सकता हूँ बेटे कि अब लगता है हमारी किस्मत चमकने वाली है। बस इंतजार करो, कुछ ही दिनों में हमारी किस्मत बदल जाएगी। माधव उस मिट्टी से घड़े बनाने लगा। जैसे ही घड़ा बनता है, वो कोई साधारण मिट्टी का घड़ा नहीं, बल्कि बेहद खूबसूरत और सुनहरा घड़ा बन जाता है। ये तो गजबाई घड़ा बन गया। ऐसा घड़ा तो हमने पहले कभी बनाया ही नहीं। वाह, जैसा घड़ा हम बनाते थे ये तो उससे भी ज्यादा खूबसूरत और अनोखा घड़ा बना है। काय संध्या, देखो। पिताजी, अब आपकी किस्मत खुलने वाली है, तभी तो ये इतना खूबसूरत बना है। जाइए, आज आपके इस घड़े को पूरे गांव वाले जरूर खरीदेंगे। हाँ, तुम शायद सही कह रही हो बेटी। चलो, मैं निकलता हूँ। माधव वो सारे मिट्टी के घड़े लेकर गांव की तरफ निकल पड़ा। मिट्टी के घड़े ले लो, खूबसूरत और सुनहरी मिट्टी के घड़े ले लो, घड़े ले लो, मिट्टी के मजबूत घड़े ले लो भैया। जैसे ही माधव गांव की चौपाल से गुजरा, सूरज की रोशनी में उसके घड़ों की चमक और तेज हो गई।
गांव वाले उसके पास इकट्ठे हो गए। अरे माधव, क्या बात है भाई, आज तेरा मटका इतना खूबसूरत काहे चमक रहा है? आम दिनों में तो ऐसा नहीं चमकता था। अरे सब ऊपर वाले की मेहरबानी है काका। अरे आज तो बहुत एक कमाल का घड़ा बनाया है तुमने माधव। चलो एक काम करो, जल्दी से मुझे 2 दे दो। अरे इतना खूबसूरत घड़ा तो भाई मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखा। चलो भाई मुझे भी 2 दे ही दो। आज ये घड़ा ले जाऊंगा तो मेरी पत्नी बहुत खुश हो जाएगी। कितना चमकीला घड़ा लेकर आया हूँ। निकालो भैया 2, वो वाले देना है। हाँ वो वाला। क्यों नहीं काका, आप लोग बैठिए, मैं अभी सबको घड़ा देता हूँ। माधव धीरे धीरे सबको घड़े देने लगता है और देखते ही देखते उसके सारे घड़े बिक जाते हैं। हाँ, वाह, इतने सारे घड़े कुछ ही देर में बिक गए। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। आज पहली बार देख रहा हूँ कि मेरे घड़े बिना किसी तोड़ फोड़ के बिक गए। आज तो मैं बड़ा खुश हूँ। आज अपनी बेटी संध्या की पसंद की हरी चूड़ियाँ ले जाऊंगा। वो कई दिनों से कह रही थी। हाँ। माधव दुकान पर जाकर हरी चूड़ियाँ खरीदता है और घर लौट आता है। वहीं घर के आंगन में बैठी संध्या परेशान होकर पास वाले पेड़ को देख रही थी, जहाँ नीली आंखों वाला काला कौवा बैठा उसे घूर रहा था। आखिर इसे हो क्या गया है? सुबह से एकटक मेरे घर को ही देखे जा रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे ये कुछ कहना चाह रहा हो पर कह नहीं पा रहा है। तभी माधव हाथ में चूड़ियां लिए खुशी खुशी घर पहुंचा। संध्या बेटी, अरे बेटा कहाँ हो तुम? जल्दी आओ, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूँ, देखो। क्या हो गया पिताजी? आज आप बहुत खुश लग रहे हैं। और ये क्या? आज तो एक भी घड़ा नहीं बचा और कोई टूटा फूटा भी नहीं है। अरे बेटा, आज हमारे सारे घड़े बिक गए। लगता है ऊपर वाले ने हमारी किस्मत खोल दी बेटा। अब तो बस पैसे ही पैसे होंगे। ये देखो, मैं तुम्हारे पसंद की चूड़ियां लाया हूँ। पहनो पहनो। अब बेटा, वो घड़ा कहाँ है जो हमारे घर में रखा था? मैं अभी लाती हूँ पिताजी। संध्या घर के अंदर से वही चमकीला घड़ा लाकर आंगन में रख देती है। पिताजी, क्या इस घड़े की वजह से ही हमारे दिन बदल रहे हैं? हाँ, लग तो ऐसा ही रहा है बेटी। तभी अचानक वो काला कौवा पेड़ से उड़कर नीचे आता है और उस घड़े के 3 चक्कर लगाने लगता है। ये क्या? ये इस घड़े के चक्कर में क्यों लग रहा है बेटी? मुझे भी नहीं पता पिताजी कि ये सब क्या हो रहा है। कहीं कुछ गलत तो नहीं होने वाला? नहीं बेटी, नहीं नहीं नहीं, इतने दिन बाद तो हमारी किस्मत अच्छी हुई है, फिर कुछ गलत कैसे हो सकता है? वो काला कौवा 3 चक्कर लगाकर वहाँ से उड़ जाता है। तभी उस घड़े के अंदर से धीमी आवाज आने लगी, कुआं कुआं। ये सुनकर माधव और संध्या के होश उड़ गए। कुआं कुआं कुआं। अरे ये का? ये घड़े से आवाज आई। ये बेटा, घड़े से आवाज आई, तुमने सुना? हाँ पिताजी, मुझे भी धीमी धीमी कुआं कुआं की आवाज सुनाई दी। यानी कि उस अम्मा ने जो कहा था वो सच था। हमें इस घड़े को कभी भी काले कुएं के पास लेकर नहीं जाना है। पिताजी, मुझे तो कुछ ठीक नहीं लग रहा। हमें ये घड़ा वापस कर देना चाहिए। अरे बेटा, ये संध्या, रोज ही तो भूखे सोते थे बेटी। आज जाकर हमें कुछ धन मिला है। अगर इसे वापस कर देंगे तो हमारे दिन कैसे बदलेंगे बेटा? तू फिक्र ना कर, मैं ध्यान रखूंगा कि इसे कभी काले कुएं के पास ना ले जाऊं। माधव उस घड़े को घर के अंदर रख देता है। धीरे धीरे वक्त बीतता है और पूरे गांव में उसके घड़ों की चर्चा होने लगती है। हर कोई माधव के घड़े खरीदने लगता है। ये देखकर गांव का जमींदार भैरवदास बहुत परेशान हो जाता है। तभी भागते हुए उसका आदमी मदन वहाँ आता है। अरे ओ मदन! अरे मदन,
मैंने तुझसे कहा था ना कि उस माधव पर नजर रख। अगर उसके घड़े नहीं बिकते तो वो मेरा कर्ज नहीं चुका पाता। लेकिन अब मैं देख रहा हूँ कि गांव के सभी लोग उससे घड़े खरीद रहे हैं। अरे वो तो बहुत जल्दी मेरा कर्जा चुका देगा। फिर उसकी सड़क वाली वो 1 बीघा उपजाऊ जमीन मैं कैसे हड़प पाऊंगा? हैं? मदन जमींदार भैरव दास से अपनी आशंका जताने लगता है। सेठ जी, देखिए मुझे क्या लगता है कि उसके घर में जरूर कोई बेशकीमती चीज है। माने कि पहले तो उसकी मिट्टी में खराब मिट्टी मिला दिया करता था, जिससे उसका घड़ा कोई नहीं खरीदता था और घड़ा भी बेकार बनता था। लेकिन कुछ दिनों से मैं उसकी मिट्टी में वही खराब मिट्टी मिलाता तो हूँ, फिर भी हर दिन उसका घड़ा इतना चमकीला और मजबूत कैसे बनता है, ये हमरे समझ में नहीं आता। अच्छा, चल ठीक है, तू रहने दे। अब मैं खुद ही जाकर पता करूंगा कि आखिर वो मिट्टी बनती है तो कैसे बनती है। आधी रात होते ही जमींदार भैरव दास परेशान होकर घर से निकल पड़ता है और माधव के घर पहुंचता है। वो उसकी खिड़की के पास बैठकर अंदर झांकने लगता है। आज तो देख कर ही रहूंगा कि माधव किस मिट्टी से घड़े बनाता है। इतने में घर के अंदर माधव की आंखें खुल जाती हैं। हाँ, चलो कुछ ही क्षणों में सुबह हो जाएगी। अभी से ही मिट्टी के घड़े बनाना शुरू कर देता हूँ ताकि सुबह होते होते सारे गांव वालों की मांग पूरी कर सकूं। माधव उस चमकीले घड़े को लेकर आंगन में आ जाता है। वो जैसे ही उसकी मिट्टी जमीन पर पटकता है, अचानक उससे तेज रोशनी निकलने लगती है। चल, ये घड़ा जब तक मेरे पास रहेगा मेरी जिंदगी बदलती रहेगी। इस मिट्टी के बने घड़े तो गांव वाले ना चाहते हुए भी खरीदेंगे। हाँ। ना 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 ना। माधव मुस्कुराते हुए घड़े बनाने लगता है। खिड़की से ये सारा दृश्य देख रहे जमींदार भैरव दास के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। ये क्या? यानी कि ये जादू इस घड़े का है जिससे ये घड़ा बनता है। तभी तो इसके घड़े गांव वाले खरीद रहे हैं धड़ाधड़। वाह बेटा, गजब चालाकी की तूने। ठीक है, अब मुझे किसी भी तरह से इस घड़े को हासिल करना होगा। अगली सुबह होते ही जमींदार भैरव दास सीधे माधव के घर पहुंचा। अरे राम राम सेठ जी, आप यहाँ? देखो माधव, तेरे ऊपर बहुत सारा कर्जा हो गया है और तेरे मिट्टी के घड़े भी अब बड़े मशहूर हो गए हैं। एक काम कर, ये तो तेरे पास चमकीला घड़ा, ये चमकीले रंग का घड़ा है ना, ये मुझे दे दे। अरे धत तेरे की, मैं इस घड़े को तो यहाँ से हटाना ही भूल गया। नहीं नहीं सेठ जी, देखिए माफ कीजिएगा, लेकिन मैं ये घड़ा नहीं दे सकता। ये मेरे खुद के इस्तेमाल के लिए है ना, इसीलिए। देख, तू ये मुझे दे दे, तेरा जितना भी कर्ज है सब माफ कर दूंगा। और फिक्र मत कर, तू जितना चाहे उतना पैसा भी मुझसे ले सकता है। नहीं नहीं सेठ जी, मुझे माफ कर दीजिएगा। मैं आपको मना नहीं करना चाहता, पर क्या करूं, मजबूर हूं। मैं ये घड़ा किसी को नहीं दे सकता। अच्छा, तो तू मुझे मना करेगा? याद रख माधव, तुझे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। जमींदार भैरव दास गुस्से में वहां से चला जाता है। माधव जल्दी से उस घड़े को उठाने ही वाला होता है कि फिर से वही नीली आंखों वाला काला कौवा उसके घर के पास आकर बैठ जाता है। देखो, मुझे नहीं पता कि तुम कौन हो और मेरी इस खुशी पर क्यों अपनी काली नजर लगा रहे हो, लेकिन चलो कोई बात नहीं, मैं तुमसे नहीं डरता मैं तुमसे। माधव उस चमकीले घड़े को अंदर रख देता है और बाकी घड़े लेकर गांव की तरफ निकल जाता है। कौवे की काव काव सुनकर संध्या घर से बाहर आती है। ये कौवा क्यों इस तरह चिल्ला रहा है? मुझे पता करना ही होगा। संध्या जैसे ही कौवे के पास जाती है, वो उड़कर घने जंगलों की तरफ जाने लगता है।
अच्छा, तो तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे पीछे आऊं? ठीक है, चलने के लिए मैं तैयार हूँ। संध्या उस काले कौवे के पीछे पीछे जंगल के बीचों बीच स्थित एक पुराने खंडहर नुमा मंदिर में पहुंची। कौवा उस खंडहर के अंदर चला गया। ये कौवा तो इस खंडहर के अंदर चला गया, मुझे भी इसके अंदर जाना चाहिए। संध्या खंडहर के अंदर कदम रखती है तो देखती है कि वहाँ एक बड़ा सा पत्थर रखा है। ये क्या? वो कौवा मुझे यहाँ इस पत्थर के पास क्यों लेकर आया है? आखिर क्या वजह है? संध्या जैसे ही एक कदम आगे बढ़ाती है, अचानक तेज रोशनी फैलती है और उस पत्थर पर सुनहरे अक्षरों में कुछ शब्द उभर आते हैं। ये कैसा शब्द है और ये इतने तेज प्रकाश में क्यों लिखा हुआ है? चलो इसे पढ़कर देखती हूँ। संध्या आगे बढ़कर पत्थर पर लिखे शब्दों को पढ़ने लगी। मायावी घड़ा और काला कुआं कभी एक साथ नहीं मिलने चाहिए। ये क्या लिखा हुआ है? मायावी घड़ा यानी जो मेरे घर में है। हाँ, हो सकता है, पर अगर ये दोनों एक हो गए तो क्या होगा? ये वाक्य आधा अधूरा क्यों छोड़ा गया है? तभी वहां वही बूढ़ी औरत हंसते हुए प्रकट हो गई। तुम्हें नहीं पता बेटी, किस्मत ने तुम दोनों बाप बेटी की तकदीर को बदल दिया है। आप कौन हैं अम्मा, और मुझसे इस तरह बातें क्यों कर रही हैं? बस यूं समझ ले कि तुम दोनों की किस्मत में जो बदहाली की लकीरें थीं, वो सब मिट रही हैं बेटी। पर सतर्क हो जाओ, किसी की बुरी नजर लग चुकी है तुम्हारी खुशियों पर। वो कौन है अम्मा, उसका नाम बता दो। मैं उसका नाम तो नहीं बता सकती बेटी, पर वक्त बहुत कम है। तुम्हें खुद अपनी समझदारी से वक्त से पहले उस समस्या को दूर करना होगा, वरना बूढ़ी औरत हंसते हुए मंदिर के अंधेरे में ओझल हो गई। ये अम्मा कौन थी और मुझे किस चीज से सतर्क रहने को कह रही थी? मुझे पता करना ही होगा। वहीं दूसरी तरफ जमींदार भैरव दास परेशान होकर अपनी बड़ी सी हवेली में बैठा था। अरे मदन, क्या देख रहा है? मुझे पता चला है कि उसके पास जो शक्तियां हैं वो कोई साधारण शक्तियां नहीं हैं। बस बात ये है कि कब और कैसे उस घड़े को हासिल कर सकता हूं मैं। अब सेठ जी, आपको अब मैं क्या बताऊं? वो घड़ा कोई साधारण घड़ा नहीं है, उसे कोई लालची या दुष्ट इंसान नहीं छू सकता। अच्छा, क्यों रे? क्या तेरी नजर में मैं लालची लगता हूँ? आइंदा ये शब्द दोबारा मत दोहराना, वरना तुम्हारी इस जुबान पर मैं अच्छे से लगाम लगा दूंगा। बदतमीज कहीं का। मदन सिर झुकाए वहां से चला गया। मुझे अब खुद ही करना पड़ेगा। मुझे अब अपना दिमाग लगाना होगा और उस घड़े को हासिल करना ही होगा। जमींदार भैरव दास कुटिलता से मुस्कुराने लगा। वहीं दूसरी तरफ माधव सारे घड़े बेचकर खुशी खुशी घर लौट आया। अरे मेरी तो किस्मत बदल गई। अब तो बस ये घड़ा कुछ दिन और ऐसे ही साथ दे दे, बाकी सब चंगा। तभी वो नीली आंखों वाला कौवा उड़ता हुआ आया और सीधे माधव के सामने आकर बैठ गया। अरे दोस्त, पता नहीं कौन हो तुम, हर वक्त मेरे सामने आकर बैठ जाते हो। लगता तो ऐसा है कि हम दोनों के बीच में कोई रिश्ता है। क्यों, ये बताओ, तुम आखिरकार ऐसा कर काहे रहे हो? कुछ हो तो बताओ। वो कौवा बिना कुछ कहे सीधे घर के अंदर जाता है और उस चमकीले घड़े को अपने पंजों में दबाकर उड़ता हुआ घने जंगलों की तरफ जाने लगता है। अरे अरे ए, संध्या बेटी, देख 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 देख, ये क्या? अरे ये तो हमारा चमकीला घड़ा लेकर भाग गया। अरे इसके पीछे चल 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 चल। ए रुको। पिताजी, ये इसे कैसे लेकर चला गया? दोनों भागते हुए उस कौवे के पीछे घने जंगलों की तरफ जाने लगे। अरे रुक जाओ, रुक जाओ, तुम ये क्या कर रहे हो?
तुम इस घड़े को लेकर नहीं जा सकते। भागते भागते संध्या के मन में घबराहट होने लगी। कहीं ये कौवा इस घड़े के रहस्य को जानता तो नहीं है? कहीं इसे लेकर उस काले कुएं के पास पहुंच गया तो अनर्थ हो जाएगा। पता नहीं, हमारी जिंदगी संवरने से पहले ही बिखर जाएगी। पिताजी, पिताजी चलिए ना, जल्दी चलते हैं। वो काला कौवा घड़ा लेकर घने जंगल में सदियों पुराने काले कुएं के पास पहुंचा। दोनों बाप बेटी भी हांफते हुए वहां पहुंच गए। ये क्या? ये तो घड़ा लेकर इस काले कुएं के पास आ गया। हे भगवान, अब क्या होगा? वो कौवा उस घड़े को कुएं में फेंकने ही वाला था कि तभी बूढ़ी औरत वहां आ गई और हवा में ही घड़े को पकड़ लिया। अम्मा, आप सही वक्त पर आ गई, वरना इस घड़े को तो ये कौवा इसके अंदर गिरा ही देता। मैंने कहा था ना, इसे संभाल कर रखने के लिए। फिर तुम इसे ऐसी लापरवाही की तरह कैसे छोड़ सकते हो? आखिर ये कौवा इस घड़े के पीछे क्यों पड़ा हुआ है? तुम नहीं जानती। जैसे ही ये घड़ा इस काले कुएं में जाएगा, ये काला कुआं हमेशा के लिए इस घड़े को अपने अंदर संभालेगा। पर आखिर इन दोनों का रहस्य क्या है? सैकड़ों साल पहले ये घड़ा और ये कुआं एक ही शक्ति के दो हिस्से थे। एक देता था, दूसरा लेता था। जो भी इंसान लालच में दोनों को मिलाने की कोशिश करता, वो अपनी सबसे प्यारी चीज खो देता। जरूरी नहीं कि धन, कभी विश्वास, कभी अपनापन, कभी जीवन भर की खुशी। इसलिए अगली बार से ध्यान रखना, यहाँ इस घड़े को लाने से पहले। हमसे गलती हो गई अम्मा, चलो पिताजी, जल्दी से इस घड़े को लेकर चलते हैं। संध्या और माधव उस घड़े को लेकर वापस अपने घर आ गए। पिताजी, मैंने भी आपको एक बात नहीं बताई थी। मंदिर में भी मुझे यही अम्मा मिली थी और उन्होंने भी यही कहा था, यानी इस घड़े के पीछे जरूर कोई रहस्य है। हमें इस घड़े को सबसे छुपा कर रखना होगा। हाँ बेटी, और इसे इस काले कुएं से तो हमेशा दूर रखना है। माधव घड़े को ले जाकर घर के अंदर छुपा देता है। वहीं दूसरी तरफ जमींदार भैरवदास परेशान होकर अपने घर से निकल पड़ता है। आज तो मैं उस घड़े को चुरा कर ही रहूंगा। उसकी ये अमीरी दिन प्रतिदिन मैं देख नहीं सकता। जमींदार भैरवदास गुस्से में निकल ही रहा होता है कि तभी मदन भागता हुआ उसके पास आ जाता है। सेठ जी, आपको एक बात पता है? अरे अब क्या बकवास करने आ गया? मुझे उस घड़े के रहस्य का पता चला है। एक काला कौवा है जो उस घड़े को लेकर आज जंगल की तरफ जा रहा था और वो काले कुएं के पास पहुंचा था। फिर मैंने वहां झाड़ियों में छुपकर उन सब की सारी बातें सुन ली मैंने। और आखिरकार क्या सुना तूने? चल मुझे सच सच बता। मदन बूढ़ी औरत और घड़े का सारा सच जमींदार भैरवदास को बता देता है। अरे वाह वाह, तूने आज पहली बार कोई अक्लमंदी की बात की है। अब वो घड़ा चुराकर मैं उसे काले कुएं में डालूंगा, उसके बाद देखना। अरे मुझे तो लगता है कि ढेर सारा सोना चांदी मिलेगा, इसीलिए वो बुढ़िया नहीं चाहती कि वो सोना चांदी उस माधव को मिले और वो 2 रुपए के लिए रोज इसी तरह घड़ा बेचता रहे। पर अब तो मैं धनी हो जाऊंगा। जमींदार भैरवदास दुष्टता से हंसते हुए वहां से निकल पड़ता है। आधी रात होते ही वो माधव के घर के पास पहुंचकर खिड़की के अंदर झांकने लगता है। चलो, सब गहरी नींद में सो रहे हैं, जल्दी से उस घड़े को उठा लेते हैं, आराम से। जमींदार भैरवदास दबे पांव घर के अंदर जाता है, उस चमकीले घड़े को उठा लेता है और घने जंगलों की तरफ भागने लगता है। रास्ते में उस घड़े से तेज रोशनी निकलने लगती है।
लगता है ये तो सचमुच में जादुई घड़ा है। बस कुछ पल और, उसके बाद तो मुझे ढेर सारा सोना चांदी मिलेगा। डा 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 डा। जमींदार भैरव दास घड़े को लेकर काले कुएं के पास पहुंचता है। तभी काले कुएं से एक पुरुष की आवाज आने लगी। आ जाओ, जल्दी से इसे मेरे पास लेकर आ जाओ। तुम्हें इसके बदले ढेर सारा धन मिलेगा, किसी चीज की कमी नहीं होगी। अरे ये तो कोई शक्ति है कुएं के अंदर जो इस घड़े को पुकार रही है, यानी कि वो तो मुझे बहुत अच्छी कीमत देगा इसकी। ना 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 ना। जमींदार भैरव दास उस घड़े को जैसे ही कुएं में डालता है, अचानक तेज रोशनी फैलती है और जमींदार भैरव दास की आंखों की रोशनी चली जाती है। अयो के, अब मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा। अरे रे, अरे रे, अरे रे, मेरी आंखों की रोशनी चली गई। ये कैसे चली गई? अरे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। अरे तभी बूढ़ी औरत वहाँ आती है। मैंने कहा था कि लालच मत करना। तुमने लालच में ये कदम उठाया जमींदार, अब तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। अरे ये तुम क्या कर रही हो? कौन हो तुम? अरे मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। कौन हो तुम? कौन हो? ये कुआं कभी किसी से लेता है तो कभी किसी को देता है। तुमने लालच में इस कुएं में ये घड़ा डाला, इसीलिए इसने तुम्हारी आंखों की रोशनी ले ली। अब पूरा जीवन तुम्हें ऐसे ही रहना पड़ेगा। नहीं 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 नहीं, मैंने लालच कर दिया। मुझसे मेरी पूरी धन दौलत ले लो, पर मेरी आंखों की रोशनी वापस कर दो, वापस कर दो। ये कुआं जो एक बार ले लेता है वो वापस नहीं देता, इसलिए अब तुम्हारा यही जीवन है। अब इसी पछतावे के साथ पूरा जीवन जियो। इतना कहकर बूढ़ी औरत वहां से चली जाती है। जमींदार भैरव दास वहीं बैठकर फूट फूट कर रोने लगता है। अरे ये मैंने क्या कर दिया? लालच और जलन में मैंने अपने ही हाथों अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली। अरे अरे अरे, मैं कहीं का नहीं रहा, सब कुछ मेरा बर्बाद हो गया। वहीं दूसरी तरफ सुबह माधव की आंखें खुलती हैं तो घर में वो घड़ा नहीं होता। बेटी ये क्या, हमारे पास वो चमकीला घड़ा कहाँ चला गया? पिताजी, लगता है उसका वक्त खत्म हो गया होगा, तभी वो अब हमारे पास नहीं है। चलो कोई बात नहीं, उसने बहुत बुरे वक्त में हमारा साथ दिया। अब तो बस मैं ईमानदारी से अपने घड़े बनाकर ऐसे ही बेचता रहूंगा और सभी की सेवा करूंगा। हाँ। तभी इतने में जमींदार भैरव दास वहाँ आता है और माधव के पास आकर फूट फूट कर रोने लगता है। अरे अरे अरे, ये कहा जमींदार साहब, आपकी आंखों की रोशनी कैसे चली गई और आप रो क्यों रहे? क्या बात है? तभी जमींदार भैरव दास रोते हुए सारी बात बता देता है। ओ, ये तो आपको पहले ही पता था, फिर आपने ऐसा क्यों किया जमींदार साहब? अरे मैं लालच में आ गया था। मेरी आंखों की रोशनी वापस दिलवा दो माधव, मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। बस मेरी आंखों की रोशनी लौटा दो, मैं तुम्हें ढेर सारा धन दौलत दे दूंगा, सब कुछ दे दूंगा। लौटा दो, लौटा दो। देखिए जमींदार जी, मुझे ना धन दौलत का लालच नहीं है, लेकिन मैं आपकी आंखें ठीक करने की कोशिश जरूर करूंगा, चिंता ना करिए। माधव तुरंत वहाँ से निकल पड़ता है और उस काले कुएं के पास पहुँच जाता है। काले कुएं, जमींदार साहब की आंखों की रोशनी लौटा दो ना। तभी कुएं के अंदर से फिर उसी पुरुष की आवाज आई। अगर तुम उस जमींदार की आंखों की रोशनी चाहते हो तो तुम्हें ये घड़ा फिर दोबारा नहीं मिलेगा। तुम्हारी नेक नियति और ईमानदारी देखकर ये घड़ा तुम्हारे पास आया था। तुम ये घड़ा या जमींदार की आंखों की रोशनी
दोनों में से कोई एक ही मांग सकते हो। अब ये घड़ा जो धन मुझे देता है वो तो मैं मेहनत मजदूरी करके कमा लूँगा, लेकिन किसी की आंखों की रोशनी अगर नहीं मिली तो वो पूरा जीवन कैसे जिएगा। नहीं भाई, मुझे घड़ा नहीं, एक काम करो, जमींदार साहब की आंखों की रोशनी मांगता हूँ मैं। इसीलिए तो इस घड़े ने तुम्हें चुना था। तुम सच में बहुत मेहनती और ईमानदार हो। जाओ, जमींदार की आंखों की रोशनी वापस आ जाएगी और आज के बाद तुम्हारे जीवन से इस घड़े का अस्तित्व मिट जाएगा। माधव जैसे ही 2 कदम पीछे हटता है, तेज रोशनी के साथ वो कुआं वहां से ओझल होकर गायब हो जाता है। हाँ, चलो, आखिरकार किसी का भला तो हुआ। माधव अपने घर आता है, तभी जमींदार भैरव दास की आंखों की रोशनी वापस आ जाती है। जमींदार खुशी से झूम उठता है। माधव, तुमने मेरी आंखों की रोशनी वापस ला दी। तुम बहुत ही महान इंसान हो माधव। तुम जैसे इंसान तो पूरे गांव में कोई नहीं है। मैं तुम्हारी जमीन भी लौटा दूंगा और तुम्हारा कर्जा भी माफ करता हूँ, और तुम्हारी बेटी की शादी की जिम्मेदारी मैं उठाता हूँ। नहीं 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 सेठ जी, मैं अपनी ईमानदारी से यह कर्जा चुकाऊंगा। हाँ। नहीं माधव, नहीं। अरे तुम मुझे ये करने दो, तभी मैं अपने पापों का प्रायश्चित कर पाऊंगा। मना मत करना। नहीं 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 नहीं। अब ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। सेठ जी, देर से ही सही हम सब का रिश्ता ठीक हो गया। फिर जमींदार भैरव दास वहां से चला जाता है। कुछ ही दिनों में जमींदार माधव की बेटी संध्या की शादी बहुत धूमधाम से करवा देता है। वो माधव का सारा कर्ज माफ कर देता है और फिर सभी खुशी खुशी अपना जीवन जीने लगे। प्रिय दर्शकों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में हमें ज़रूर बताइए कि कहानी कैसी लगी, और ऐसे ही मनोरंजक कहानियों का आनंद लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।